नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है उसके माध्यम से ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को समझेंगे। ये देखिए आज जो हमें 2024-25 की ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है, इसके हमने पिछले वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 यानी जो है प्रारंभिक आकारों को समझना यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसका अगला जो अध्याय 6 दिया गया है ये है पूर्णांक। तो पूर्णांक और पूर्णांक के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं पूर्णांक, क्योंकि ये फिर हमें कक्षा 7वीं में भी पढ़ना है। मतलब पूर्ण रूप से आज जो है हम यहाँ पर थोड़ी इसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो देखिए इस प्रकार से जब हमने संख्याएं पढ़ी हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में शून्य को शामिल करते हुए सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी संख्याएं हैं। इन सभी का संग्रह जो होता है या सभी संख्याओं को मिला लिया जाता है तो यह एक संख्या पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो इन पूर्णांकों के जो संग्रह हैं यानी उनको इकट्ठा किया गया है, तो इस प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक, यहाँ से इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि शून्य से बाईं ओर जितनी संख्या धनात्मक होती हैं और विपरीत दिशा में शून्य से बाईं ओर उतनी ही संख्या जो है ऋणात्मक होंगी। इस प्रकार की संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक या संग्रह या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी आप चाहें तो लिख लें। और आगे देखिए हमें इनकी संक्रियाएं करना है और कौन सी संख्याएं किस प्रकार से जोड़ी जाएंगी, किस प्रकार से घटाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना। तो यहाँ देखें शून्य जो है ऋण 1 से बड़ा है, जबकि 1 शून्य से बड़ा है ना। 1 क्या होता है, शून्य से बड़ा होता है, लेकिन ऋण 1 से शून्य बड़ा होता है। ऋण 1 और ऋण 2 से बड़ा है। तो यहाँ देखें जबकि हम देखते हैं धनात्मक संख्याओं में 2 1 से बड़ी संख्या है। तो हमें याद रखना है कि जो भी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं भले ही वो बड़ी हैं लेकिन वह धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। बस इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं, तो इन सभी संख्याओं में पूर्ववर्ती और परावर्ती संख्याएं पूछी गई हैं। तो यहाँ देखें संख्याओं के नाम लिखे 1 2 0 ऋण 1, ठीक है ना, ऋण 3 10, इस प्रकार से संख्या दी गई हैं। इन संख्याओं की परवर्ती संख्या और इन संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या, तो हमें एक में एक जोड़ना है। तो हमें परवर्ती संख्या यानी बाद की संख्या, परवर्ती यानी बाद की संख्या, पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ देखिए सबकी पूर्ववर्ती और परवर्ती आप बता सकते हैं एक जोड़ करके या एक घटा करके। तो हम यदि इनकी परवर्ती निकालें तो देखिए 2 की परवर्ती धन 1 जोड़ दें तो आ जाएगा 3, और यदि 2 में से 1 घटा दें 2 ऋण 1 तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक संख्या की परवर्ती संख्या हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने देखी थी कि एक जो प्राकृत संख्या है इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है लेकिन पूर्णांकों में होती है। ठीक, चलिए यहाँ देखेंगे संख्याओं के जोड़ेंगे, संख्या रेखा बताई जा रही है। अब हमारे पास इस प्रकार से संख्या रेखा प्राप्त हो जाती है कि हम यदि संख्याओं को लिखेंगे तो दोनों तरफ लिखेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, ये एक रेखा है। यहाँ पर देखें शून्य, और शून्य के दाएं तरफ भी लिखेंगे और शून्य के बाएं तरफ, यानी हमें दोनों तरफ संख्याओं को क्या करना है, दोनों तरफ लिखना, एक इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब इनको हमें जोड़ना है तो 3 और 5 दोनों को जोड़िए। तो यहाँ से 3 गिनेंगे और इसके बाद 5 और गिन लेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 8 पर, यानी 3 और 5 8। तो ये संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ना। घटाना भी उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा कि ऋण 3 में ऋण 5 जोड़िए तो यहाँ से ऋण 3 और फिर ऋण 5 तक जाएंगे तो भी हमें ऋण 8 प्राप्त होगा, क्योंकि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं। यह भी हम देखें कि संख्या रेखाओं के माध्यम से यह हमें प्राप्त हो रहा है। और भी आगे देखिए कुछ संख्याएं इसी प्रकार से आपको मिलेंगी कि ऋण 2 धन 6, ऋण 2 धन 6 में 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 मिलेंगे, और ऋण 4 धन में ऋण में 2 हमें जोड़ना है, ऋण 4 में ऋण 2 जोड़ना है, धन का चिन्ह लगाते हुए ऋण 4 और ऋण 2 ऋण
6 इस प्रकार से प्राप्त होगा। आगे देखिए पूर्णांकों में हमें यहाँ पर इनके मान ज्ञात करना है कि हमें संख्याओं को घटाना है। तो हम संख्याओं को कैसे घटाते हैं, ऋण 8, सीधे ऋण 8 पर आ जाइए। यह है संख्या ऋण 8, ऋण 8 है, यहाँ पे हमें प्राप्त हुई। अब हमें कितना घटाना है, तो ये ऋण है, क्या है ये, यहाँ पे ऋण है। तो इस प्रकार से हम चलती हुई संख्या कहाँ तक जाते हैं, 2 से लेकर के इस प्रकार की संख्या यहाँ पे बताई जा रही हैं कि यदि हम वापस चलेंगे यहाँ पर तो देखिए ऋण 2 पर आ पाएंगे। कहाँ से, पहले तो आपको ऋण 8 सीधे यहाँ पर ऋण 8 आना है, फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हुए कम करते हुए संख्याओं को यहाँ पे घटाना है, माने कम करना है। तो यहाँ से हम विपरीत दिशा में ऋण 7, ऋण 6, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 पर आ जाएंगे। तो ऋण 8 में से ऋण 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ऋण का 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सब करने के बाद एक यहाँ पे संख्या निकल कर के आती है कि एक पूर्णांक में से अन्य पूर्णांक घटाने के लिए घटाए जाने वाले पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। इनका हम क्या निकाल लेते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, हम योज्य प्रतिलोम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ देखें, यदि हमें जब भी घटाने वाली संख्याएं आती हैं तो घटाने में ऋण 8 में से ऋण 10 घटाना है। तो ऋण 8 में से जब ऋण 10 को घटाएंगे तो हम यहाँ ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम हो जाता है ऋण 10 का धन 10। तो इस प्रकार से हम यहाँ धन 10 लिखते हुए ऋण 8 धन 10 यानी 10 में से 8 घटेंगे तो बचेगा 2। इस प्रकार से हमें लिखना है। आगे देखिए, ऋण 10 में से ऋण 4 को घटाना है, तब भी हम क्या लिखेंगे, ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम लिखिएगा। तो ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम धन 4 होगा। इस प्रकार से हमें लिखना है धन 4। अब ऋण 10 में से धन 4 घटाएंगे तो ऋण के 6 मिलेंगे। ये हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो इनको इसी प्रकार से आगे हल करें। चलिए आगे देखिए, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरना भी है। तो यहाँ देखिए, ये हमें संख्याएँ दी गई हैं ऋण 4 से लेकर के यहाँ पर 4 के अनंत तक की, यानी शून्य के दोनों तरफ हैं। ऐसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, यानी शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन इसका, ऋण 5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या क्या होती हैं। यदि हम ऋण 5 और 5 के बीच चलते हैं तो यहाँ पर देखें, यदि तो हम यह हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम ऋण 5 लिख लें इस प्रकार से, ठीक है। अब यदि हम इन संख्याओं की गिनती करें कि ऋण 5 और 5 दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ जाती हैं, चलिए गिनती कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं आएंगी, 9 आएंगी। और तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। आगे हमें ये जो हमें गोला दिए गए हैं, इनको यदि बी वाला सही है तो बी वाले गोले को भरना भी है इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 3 समझिएगा। 3 में दिया गया है कि शून्य से छोटी प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। शून्य से यदि छोटी है तो सभी का पूर्णांक क्या होता है, ऋण होता है। ये जो बी वाला ऑप्शन में एक ये चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह है, इसको बोला जाता है ऋण, ठीक है ना। ऋषि का और अना बना दीजिए तो ऋण ऐसा बोला जाएगा इसको, ठीक है ना। तो इसमें बाकी चिन्ह दिए गए थे लेकिन ये नहीं लिखना। शून्य से छोटी प्रत्येक पूर्णांक पूछा गया है। प्रश्न 4 में देखें, रियांश और श्रेयांश, रियांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थान ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए पर 4° और दूसरे स्थान बी पर 1° न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ देखें, इनको ये दिए गए हैं। तो अब बताइए कि ए और बी, ए बी से ठंडा है, तो ए बी से ठंडा है, यह कथन सत्य है। बाकी के कथन असत्य हैं। तो हम लिखेंगे कि ए बी से ठंडा है और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो गोला दिया है इसको भर देंगे। संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या ऋणात्मक होती है, यानी ऋण की 1 आ जाएगा। शून्य से बाईं ओर चलेंगे तो ऋण 1 आएगा, ऋण 2 आएंगे। तो इसमें ऋण 2 नहीं दिया गया है, सीधा सीधा दिया गया एक ही संख्या शून्य के बाद की ऋण 1। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन आपको भर देना और सी वाले इस गोले को भी यहाँ पे भरना है।
चलिए प्रश्न छठवां, ऋण 1 और धन 1 के बीच कौन सा पूर्णांक है? तो चलिए ऋण 1 यहाँ पे धन 1 होता है, इनके बीच में होता है 0, तो कौन सा होता है? 0 लिख दीजिए। ठीक, चलो 7वें प्रश्न में यहाँ देखें तो 7वां जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया है कि धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, माने लिखिए। इनको हमें यहाँ पे लिख देना है। संख्या रेखा बनाइए तो हमें क्या लिखना है? संख्या रेखा पर ऋण 1 को बताना, धन 5, तो 0 के बाईं ओर ऋण 1 होता है और आगे चलेंगे 1 2 3 4 ये 5, तो यहाँ पर बता दीजिए कि ये 5 हैं और ये ऋण 1 है। ठीक, ये संख्या रेखा। 0 और ऋण 8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा या बड़ा, इस प्रकार से निशान हम बनाते हुए, ये चिन्ह कहे का है, इसको बोला जाता है छोटा। ये छोटे का चिन्ह है और ये जो चिन्ह दिया गया है ये दिया गया है बड़ा। ठीक है ना, ये बड़े का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखें 0 बड़ा है ऋण 8 से, बिल्कुल सही। ठीक है ना, 0 क्या है? ऋण 8 से बड़ा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर होती हैं और ये 0 से छोटी हैं। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए किन्हीं दो का योग भी ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना। अवरोही क्रम घटता क्रम कहलाता है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखिए धन 6 सबसे बड़े होंगे, फिर उसके बाद धन 1 आएगा, फिर उसके बाद 0, 0 के बाद ऋण 1, ऋण 1 3, ऋण 3 और ऋण 4 सबसे छोटी संख्या है। इनमें से किसी दो को हमें जोड़ना है। तो चलिए किसी दो को 6 और 1 साथ भी जोड़ सकते हैं, 1 और 0 जोड़ सकते हैं, 0 और 1, 1 3, जो भी आपको जोड़ना हो। तो हमने यहाँ पर ऋण 1 में ऋण 3 जोड़ दिए हैं, यानी ऋण 3 धन ऋण 1 बराबर ऋण 4, ये हमारा योग प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ना था तो आप इस प्रकार से जोड़ लीजिए। प्रश्न 10, इसमें देखिए नौमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बना करके उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर और 10 अंक चलने पर नमन को गोटी किस संख्या पर होगी? अब देखिए बाईं ओर चलना है तो 2 के बाईं ओर घटती जाएंगी संख्या, 2 फिर 1 फिर 0 ऐसी चलेंगी। तो इनको हम संख्या रेखा पर गोटी को प्रदर्शित करते हुए बताते हुए इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए नौमान की गोटी कहाँ पर जाएगी? ऋण 8 पर पहुँच जाएगी। कहाँ से चलना है? ऋण, यहाँ 2 से शुरू करना है। जब हम यहाँ 2 से शुरू करेंगे है ना, तो 2 पर फिर 1 पर फिर 0 फिर ऋण 1, इस प्रकार से यह हमारी गिनती होती जाएगी और सीधे हम 10 तक चलना था तो ये 8 पर आ जाएंगे। यानी गोटी कहाँ पर पहुँचेगी? ऋण 8 पर नीचे पहुँच जाएगी। ठीक, तो ये हमारी संख्या इस प्रकार से घटते क्रम में लिखी जाएंगी संख्या रेखा पर। प्रश्न 11वां समझिए, ऋण 1 तथा धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। यानी ऋण 1 में धन 8 जोड़ना है तो 8 में से 1 घट जाएगा, क्या मिलेगा? धन का 7। यहाँ देखें ये दिया गया, ऋण 1 धन 8 बराबर धन 7 मिलेंगे। अब बा वाला प्रश्न समझो, इसमें दिया गया है बा वाले प्रश्न में कि भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी नीचे, 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर? भाई यहाँ पर हमें भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर 3 सीढ़ी कहाँ जाएंगे? और ऊपर जाएंगे। पहले 5 यानी 5 धन के होंगे और धन के 3 और, तो 5 और 3 8, 8 सीढ़ी हम ऊपर पहुँच जाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमें ऊपर ही जाना है तो जोड़ना है, नीचे उतरेंगे तो घटाएंगे। ठीक है ना, कम होंगी संख्या सीढ़ियों की। चलिए प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वें में दिया गया था, यहाँ पर समझिएगा कि एक स्कूल के कार्यक्रम में नृत्य के दौरान, यानी जो नृत्य होते हैं स्कूलों में उसके दौरान, एक छात्र 2 कदम आगे होता है, 3 कदम पीछे जाता है। 2 कदम आगे जाएगा फिर 3 कदम पीछे जाएगा, तो ऐसा 2 बार हो रहा है। ठीक है ना, कितने बार हो रहा है? ऐसा 2 बार करने के बाद छात्र मूल स्थिति से कितने कदम आगे या पीछे होगा, यह बताना है यहाँ तक। फिर बताना है कि यदि 3 कदम आगे जाए और 2 कदम पीछे जाए तो मूल स्थिति
से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए उसे यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराना पड़ेगी। तो पहले 2 वाली लिखेंगे और 3 वाली। देखिए 2 कदम वह आगे और 3 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया 2 बार करने पर छात्र मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूछा गया था कि 2 बार करने पर छात्र की स्थिति, तो 2 बार करना होगा, तो 2 बार में वह 2 कदम पीछे हो जाएगा। और अब यहाँ देखें 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे, तो 1 कदम बढ़ रहा है ना। तो 5 कदम आगे बढ़ने के लिए तो कितने बार प्रक्रिया को दोहराना होगा? 5 बार दोहराना होगा, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया को मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ाने के लिए 5 बार दोहराना होगा। 5 बार दोहराया जाएगा तो वह 5 कदम आगे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, प्रश्न 13वां दिया गया है। इस प्रकार से हमें इसको भी लिखना है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे 2 पासों के फलकों पर, यानी 2 पासे हैं, पासे आपने देखे छकड़ी जो रहती है ना, उस पर धन के निशान नहीं बने रहते ना ऋण के, लेकिन उस पर 2 पासे लीजिए, एक पर धन बना लीजिए, एक पर ऋण। इस प्रकार से 6 तक की गिनती दोनों पे लिखें, 1 से 6 तक और 1 से ऋण 6 तक। ये 2 खिलाड़ी पासों के एक युग्म को, यानी दोनों पासों को साथ साथ बारी बारी से फेंकते हैं। ठीक है, एक पहले फेंकेगा दोनों पासे, फिर दूसरा भी दोनों ही पासों को फेंकेगा। तो इस प्रकार से इन पर प्रत्येक बार आने वाली संख्याओं के योग को लिखिए और साथ ही उनके द्वारा प्राप्त अंकों को पृथक रूप से जोड़ते जाते हैं कि दोनों पर कितने हुए, धन के कितने मिले, ऋण के कितने मिले, और घटा देंगे या जोड़ लेंगे। ठीक है ना। वह खिलाड़ी जिसके अंकों का योग सर्वप्रथम 20 या 20 से अधिक हो जाता है, खेल का विजेता होता है। पासों के कौन कौन सी युग्म में और कितनी बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता होगा। तो यहाँ देखिए, समझ लीजिए इसको। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पासों के मान लीजिए एक बार एक पासे में धन के 2 आ गए और माना पहली बार फेंके और एक पर ऋण 1 आया, तो कितना मिल गया? यहाँ पे धन 1 मिल जाएगा, धन का अभी 1 प्राप्त हुआ। फिर दूसरा जो पासा है, दूसरी बार फेंकेगा, 2 बार फेंकना ना, तो दूसरे बार में मान लीजिए उसे धन 5 मिला और इसके लिए ऋण 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 4। तो उसके टोटल अंक कितने हो जाएंगे? धन 1 और धन 4 दोनों को मिलाते हुए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, है ना। एक युग्म में हमें 5 मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो इस युग्म में क्रमशः 20 जो हमें संख्या युग्म के 20 से आना है, वो 5 बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता हो जाएगा। इस प्रकार से 5 अंक 5 बार आएंगे, तब हमें ये संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो 20 आने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो पासे फेंकेगा। तो ये 2 खिलाड़ी थे, पहला खिलाड़ी और ये यहाँ पे दिया गया है दूसरा खिलाड़ी, है ना। तो दोनों खिलाड़ियों को इस प्रकार से 5 बार खेलना होगा। किस प्रकार, कितने बार खेलेंगे? ये 5 बार। जैसे पासे डालेंगे तो अब यहाँ पे इसको 4 मिल रहे हैं पहली बार में और इसको मिल रहा है 1, तो ये 5 बार में 5 4 पंचे 20, ये 5 बार खेलेगा, इसके अंक 20 हो जाएंगे। और ये इसके 5 बार में कितने होंगे? 5 ही होंगे। इसमें 5 का गुणा करिए, इसमें भी 5 का, तो कितने मिलेंगे? इसको 5 ही हो पाएंगे इसके, क्योंकि इसका पहले पासे पर धन 2 आया, दूसरे पर ऋण 1, तो ऋण 1 मानी धन 1 प्राप्त हुआ, इसको 4 प्राप्त हो गए, है ना। तो ये जो है कितने बार खेलेगा? 5 बार। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 14वां देखिएगा। 14वें प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न 14, एक चिड़िया समुद्र तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितनी? 2 मीटर। अब 2 मीटर कितना होगा भाई? मान लीजिए यहाँ पे यह समुद्र जल भरा हुआ है, इससे 2 मीटर, यानी यहाँ कहीं पर क्या है? चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से चिड़िया आप बनाएंगे और चिड़िया के थोड़े से ऐसे मान लीजिए ये चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है ना, ये चिड़िया है और ये चिड़िया समुद्र से कितनी है? 2 मीटर ऊंची है और उसकी छाया पानी में दिख रही है। यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर के मछली पकड़ती है, उसकी छाया उसको 1 मीटर नीचे दिख रही है और मछली को पकड़ रही है, तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करेगी और क्यों? अब देखिए यहाँ पर भी नीचे वो, यहाँ पर 1 मीटर नीचे मछली, तो 2 और 1 ये कितना हो जाएगा?
3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसमें से समुद्र में नीचे उसको 1 मीटर जाना है ना। तो ये 2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही। तो लिखिए कि चिड़िया पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है, तो गहराई 3 मीटर संख्या को प्रदर्शित कर रही है ना। लेकिन छाया चिड़िया की वास्तविक गहराई से 2 मीटर अधिक दिखती है। ये भी यहाँ पे है कि जो छाया दी गई है, छाया क्या होती है, हमेशा पानी में उतनी जितनी हमारी दूरी रहती है उससे उस दूरी के अनुसार वह 2 गुनी नीचे छाया दिखाई देती है। तो मछली जो चिड़िया है, चिड़िया की जो छाया है वह है उसको नीचे 2 मीटर और ऊपर नीचे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से उसकी वास्तविक जो मछली पकड़ना है उसे वो 2 मीटर की ऊंचाई पर गहराई पर उसको पकड़ लेगी। यहाँ देखिए प्रश्न 15वां दिया गया है। इसमें है कि एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। तालाब में अंदर नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं और एक मेंढक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 12वीं सीढ़ी पर है, ठीक है। तालाब जो है उसमें पानी 12वीं सीढ़ी पर पानी है और ऊपर से एक मेंढक बैठा हुआ है। वह क्या करता है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है और अगली जो छलांग लगाता है वह 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है। ये पहले नीचे जाता, फिर ऊपर चढ़ता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर चढ़ता। ऐसी कितनी छलांगों में वह पानी की सतह तक यानी 12वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। तो देखिए मेंढक क्या करता है, वह एक छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ियाँ नीचे जाएगा, ठीक है ना। वो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ हैं इस प्रकार से, तो मेंढक यहाँ पे बैठा हुआ है। मेंढक यहाँ से 1 2 3 यहाँ आएगा, फिर वह क्या करता है 1 2 अभी यहाँ पर आया, ठीक है ना। उसने मतलब 2 बार में इस प्रकार से छलांग लगाई और एक सीढ़ी पर 2 बार में आया है। तो यहाँ लिख दीजिए कि 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, तो इस प्रकार वह 2 छलांग में वह 1 सीढ़ी नीचे जाएगा। यहाँ से मात्र उसकी अभी 1 सीढ़ी हुई है। ऐसी कितनी छलांगें लगाना पड़ेंगी कि 12वीं सीढ़ी। तो देखिए 20 छलांग में वो कितना जाएगा, 20 छलांग में आधी सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा यानी 10 सीढ़ी चढ़ जाएगा। तो 20 छलांग में वह मेंढक 10वीं सीढ़ी पर होगा, उसे पहुंचना 12वीं। तो फिर वह नीचे की तरफ जैसे ही जाएगा, जैसे ही छलांग लगाएगा, तो वो जब 10वीं सीढ़ी पर 3 में होगा तो फिर ऊपर 2 छलांग फिर आ जाता है, फिर नीचे जाता है। तो वह आगे फिर जब बढ़ेगा ना, तो कितना लगाएगा, जब वह ऊपर आएगा ऊपर की तरफ, तो वह जो है 21वीं छलांग में 12वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको लिखना है। तो ये दिए गए थे 1 से लेकर के 15 प्रश्न तक। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे। इनको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें, या पहले आपने लिख लिए हैं तो वीडियो को प्ले करके अवश्य समझिएगा, जिससे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएं। और सभी प्रश्न आपने वीडियो प्ले करके समझे हैं तो निश्चित ही समझ में आ ही गए होंगे। अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है ना। निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ये लाइक का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, तो लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आगे इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, पूरी गणित को देखना समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आगे की सभी विषयों की भी आपको वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।